रघु अपनी चारपाई पर से उठा और चारपाई पर बगल में रखा बीड़ी का बंडल उसने उठाया और एक बीड़ी लगाई और बीड़ी का कस लेकर सोचने लगा। आज पूरी रात ऐसे ही सोचते सोचते उहापोह में पूरे बिस्तर पर, पूरे चारपाई पर अल्टी पल्टी मारते रघु की पूरी रात गुजर चुकी थी। रघु को नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह के करीब 3 से 4 बज गए थे। रघु के अंदर एक अजब सी बेचैनी थी। वह सोच सोच कर बहुत हैरान परेशान था। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है वो एक बहादुर बिटिया, बहादुर लड़की की कहानी है, जिसे सुनकर आपको एक बारी दुख भी होगा और एक बार आप खुश भी होंगे कि आखिर बहादुर बिटिया ने देखते देखते पूरा माहौल, पूरे घर की जो परवरिश थी, पूरे घर का जो चाल चलन था, सब देखते देखते दृढ़ प्रतिज्ञा से, अपने एक संकल्प से बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। तो आज की कहानी बहुत ही रोचक, मार्मिक और दिल को छू जाने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो शुरू करेंगे, पर कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल रघु एक किसान आदमी था जिसके पास मात्र 1-2 बीघे खेती थी। रघु की कुल 5 बेटियां थी। जैसे तैसे रघु उसी खेती बाड़ी में लगा रहता, अपना ऐसे दिन काटता रहता। उसने जैसे तैसे करके अपने 4 बेटियों के हाथ पीले कर दिए थे, यानी अपने 4 बेटियों की शादी कर दी थी। अब उसकी 5वीं बेटी बची थी जिसका नाम मनीषा था। मनीषा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। वो ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। चूंकि मनीषा अब जवान हो गई थी, बड़ी हो गई थी, इसलिए मोहल्ले वाले, रिश्तेदार वाले लगातार रघु को कहते रहते कि अब इस बिटिया के भी हाथ पीले कर दो। लेकिन रघु के पास टोटल संपत्ति के नाम पर वही 1 बीघा खेत, उसमें जो वो फसल लगाता था उसी को बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। रघु के माथे पर हमेशा पसीना आता रहता था, ये सोचकर कि 4 बेटी की शादी तो मैंने जैसे तैसे अपने खेत से, कुछ इधर उधर से, नात रिश्तेदारों के सहयोग से कर दी, लेकिन मैं अपनी 5वीं बेटी मनीषा की शादी कैसे करूंगा? क्योंकि रघु के 2 साले होते हैं और कुछ आपसी पारिवारिक विवाद की वजह से वो साले जो थे वो चारों लड़कियों के शादी में रघु की काफी सहयोग किए थे। लेकिन अब कुछ पारिवारिक मनमुटाव की वजह से वो लोग भी रुष्ट हैं। अब रघु यही सोचकर परेशान था और रघु शाम को खाना पीना खाकर अपनी चारपाई पर सोचता है। और रघु शाम को खाना पीना खाकर अपनी चारपाई पर सोता है और अगले ही दिन उसकी बेटी मनीषा को देखने वाले लड़के पक्ष के कुछ लोग, जो दूसरे जिले के थे, काफी दूर के थे, लेकिन दूर की रिश्तेदारी में रघु के लगते थे, वो एक संपन्न घराने के थे। उनके पास खेती बाड़ी बहुत थी। लड़का सरकारी नौकरी में था। उनका अपने समाज में एक अच्छा खासा नाम था। वो जमींदार टाइप के आदमी थे जिनके पास खेती बाड़ी बहुत मात्रा में होती है। लिहाजा रघु ये सोचकर परेशान था कि भले ही वो दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन लड़का सरकारी नौकरी करता है और उसके पिताजी के पास बहुत चल अचल संपत्ति है, खेती बाड़ी, धन द्वार, गाड़ी, सब कुछ भरा हुआ है। आखिर मैं अपनी इस गरीबी में इस बेटी की शादी कैसे कर दूंगा? मेरी बेटी के नाम पर कहने के लिए है तो सिर्फ मेरी बेटी और उसकी पढ़ाई। क्योंकि मनीषा ने जहां तक पढ़ाई की थी वहां हर क्लास में वो हमेशा से प्रथम आती थी, यानी कि मनीषा पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थी। पूरे स्कूल ही नहीं, पूरे जिले में मनीषा का नाम रहता था। पढ़ाई के मामले में वो पढ़ाई में इतना अव्वल थी। रघु बीड़ी का कस लेते हुए सोचता है। कुछ देर बाद ही धीरे धीरे सूरज उगने लगता है और फिर सूरज जब अपने उजाले बिखेरना शुरू करता है पृथ्वी पर,
तब रघु उठता है, अपने परिवार वालों को उठाता है, उसके परिवार वाले, उसके घर वाले, रघु सब बहुत खुश थे कि आज उनकी लड़की, आखिरी बेटी जिसका नाम मनीषा था, उसकी भी शादी तय हो जाएगी। अब सुबह के करीब 10 बजते हैं, तो जो लोग लड़की को देखने वाले आ रहे थे, यानी कि वर पक्ष के लोग, उनके जिले से दूसरे जिले के लोग, उन लोगों का फोन आता है कि भैया हम कुछ देर में ही आपके दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। रघु कहता है ठीक है भैया, आप लोग आइए। और कुछ देर बाद ही 2-3 गाड़ियां उसके दरवाजे पर आकर रुकती हैं। अब जब वो लोग रुकते हैं, आते हैं, बैठते हैं, तो उनका रघु, उसके पास जो भी खाने पीने के लिए था, चाय पानी नमकीन जो भी था, जितनी उसकी क्षमता थी, उस हिसाब से उतनी व्यवस्था उसने कर रखी थी। वो बरपक्ष वाले लोगों को, लड़के के पिताजी को और लड़के के तरफ से जो नात रिश्तेदार आए थे, सबको बैठाता है, सबकी आवाभगत करता है। लेकिन शायद वो आवाभगत उतनी नहीं थी जितनी बरपक्ष वाले लोग चाहते हैं। अब कुछ देर बाद ही रघु पूछता है लड़के के पिताजी से कि लड़की को बुलाया जाए, मैं अपनी बिटिया को बुलाऊं। तो जो लड़के पक्ष वाले आए थे, उनके जो गार्जियन थे, यानी कि लड़के के पिताजी, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बुलाया जाए। कुछ देर बाद मनीषा अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर लड़के पक्ष के सामने पेश करती है, लोगों का पैर छूना शुरू करती है। क्योंकि मनीषा देखने में थोड़ी सांवली थी, शकल सूरत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा रंग से काली थी। जैसे ही लड़के पक्ष वाले लोग मनीषा को देखते हैं, सब अपना मुंह इधर उधर करने लगते हैं कि ये तो लड़की, ये तो दुल्हन बहुत ही काली है। अब कुछ देर बाद जो महिलाएं वर पक्ष से, यानी लड़के के पक्ष से आई थी, वो भी अपना मुंह बनाना शुरू करती हैं और कहती हैं ये तो लड़की बहुत सांवली है, ये रिश्ता नहीं हो सकता है। दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि जब कहीं पर किसी भी प्रयोजन में या किसी ऐसे आयोजन में जब एक कमी निकलती है, तो उसी के साथ और हजारों कमियां निकल जाती हैं। अब लड़की की सुंदरता तक ही बात नहीं टिकी, लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि आपकी क्या औकात, हमारे सामने आपकी कोई औकात नहीं, आपने जिस तरीके से आवाभगत की, इस तरीके से तो हम कुत्तों को खाना खिलाते हैं। लड़की का बाप यानी मनीषा का पिता रघु उन लोगों के आगे हाथ जोड़ता है कि भाई साहब मेरी बेइज्जती मत करिए। लगातार रघु की बेइज्जती वो लोग करते रहते हैं। मनीषा जब ये सब देखती है तो काफी देर तक वो शांत रहती है, लेकिन अपने मन ही मन अंदर अपने एक छोटे से कच्चे मकान के कमरे में बैठकर मनीषा अब ये सोच रही थी कि आखिर मेरे पिताजी, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में 1 बीघे खेत के रहते हुए मेरी 4 बहनों की इतना परिश्रम करके, इतना कष्ट झेल के शादी की, आज मेरी जब शादी की बात आई, मेरे पिताजी की बेइज्जती ऐसे किसी ने नहीं की। वो जो मेरी 4 बहनें थी, उनके भी रिश्तेदार थे, उनकी भी शादियां हुई, लेकिन किसी ने ऐसी बेइज्जती नहीं की। जिसको जो दिया गया उन्होंने वो ले लिया और एक अच्छे तरीके से संबंध बनाए, एक अच्छी तरीके से रिश्ता बनाए। अब जब मनीषा देखती है कि अभी तक जो लड़के पक्ष के तरफ से आए थे उनके पिताजी बोल रहे थे, लेकिन अब बीच बीच में लड़का भी बोलने लगा है, यानी कि जिससे मनीषा की शादी होनी थी, वो भी उसके पिता रघु को कोस रहा था कि जब तुम्हारी औकात नहीं है इतनी, तुम्हारी बिटिया भले ही यूपीएससी की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी वो तैयारी कर रही है, वो डीएम बनेगी या नहीं बनेगी ये अभी तय नहीं है। जब तक लड़का इतना बोल ही रहा था, तब तक लड़के का बाप तपाक से बोलता है, ऐसे भिखारी थोड़ी आईएएस और पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम पास करते हैं। अरे यूपीएससी कोई हलवा थोड़ी है। मनीषा को ये बात दिल पर लग जाती है। अब मनीषा सीधे उस कच्चे कमरे से निकलकर बाहर आती है और सबसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ती है और लड़के पक्ष से कहती है कि आप लोग चले जाइए, आप लोग अगर अब मंदिर में भी मुझसे शादी करने को कहेंगे तो मैं अब शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अब आपसे शादी नहीं करूंगी, आप लोग चले जाइए। आप लोग यदि शादी नहीं कर सकते एक अमीर घराने के आदमी हो के गरीब के घराने में, तो आपको बेइज्जती करने का अधिकार कहीं से प्राप्त नहीं होता है। लड़के वाले जब मनीषा की ये सारी बातें सुनते हैं तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं और जिस गाड़ी से वो लोग
मनीषा को देखने आए थे उस गाड़ी में सवार होते हैं और उसके बाद अपने घर को वापस लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद ही रघु मनीषा से कहता है कि बेटी, तुम बहुत इस समय 2-3 दिन से देख रहा हूं बहुत उखड़ी उखड़ी सी हो, कोई बात नहीं, वो अमीर लोग थे, उन्होंने शादी नहीं की, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो सभ्य हो, संस्कारित हो और हमारे स्तर का हो। मनीषा कहती है, पापा, पिताजी, अब मुझे शादी ही नहीं करनी है, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। मनीषा ये सब कहते हुए पिता से लिपट कर रोने लगती है। पिता भी रोने लगता है। पिता ये सोचने लगता है और मनीषा ये सोचने लगती है कि हाय गरीबी, कैसी गरीबी है कि आज हमारे दरवाजे पर आकर कुछ लोगों ने बेइज्जत किया, वो भी एक लड़की की शादी के लिए। अब रघु के जो मोहल्ले वाले, गांव वाले लोग थे, वो लोग रघु को बार बार कोसने लगते हैं कि मनीषा अब और बड़ी हो रही है, भाई साहब कब तक पढ़ाई लिखाई करवाओगे, अब इसकी शादी कर ही दो। जब भी रघु आता और मनीषा से ये बातें बोलता तो मनीषा एक ही जिद करके बोलती कि पिताजी, मैं शादी अभी नहीं करूंगी, आप कुछ दिन का समय और दो। रघु ने अपनी बेटी मनीषा से कहा, ठीक है बिटिया, ये गांव समाज है जो कहता है कहने दो, जो हंस रहे हैं उनको हंसने दो, तुम्हें 1 साल का समय और देता हूं। मनीषा जब अपने पिता की बातें सुनती है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि देखो मेरा बाप कैसा है, कितना संघर्ष करते हुए भी 1 साल का समय दे दिया। अब मनीषा दिन रात एक करके पढ़ाई करना शुरू करती है और इसी बीच यूपीएससी का एक एग्जाम आता है। वो एग्जाम में सम्मिलित होती है। प्री का पेपर होता है, कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है। मनीषा प्री क्वालिफाई कर चुकी थी। अब कुछ दिन बाद ही मेंस का एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा। मनीषा मुख्य परीक्षा में भी बैठती है और मुख्य परीक्षा को भी मनीषा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेती है। उसके 15 दिन बाद ही जब कुछ लोगों को पता चलता है कि मनीषा ने यूपीएससी का मुख्य एग्जाम, मुख्य परीक्षा पास कर ली है, शायद अब वो अधिकारी हो जाए, तो शादी करने वालों का तांता लग जाता है। लेकिन मनीषा और मनीषा के पिताजी अपने उस फैसले पर अडिग थे और मनीषा ने भी कह दिया कि जब तक मुझे कोई पद या जब तक मुझे सही से सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। और 10-15 दिन बाद ही मनीषा का यूपीएससी में इंटरव्यू होता है और फिर धीरे धीरे समय कटने लगता है। 1 महीना बाद उस रात को, शाम को यूपीएससी का रिजल्ट आना था। घर में सब भगवान की पूजा कर रहे थे कि शायद मनीषा का नाम भी इस यूपीएससी के परीक्षा में होगा। दोस्तों, शाम को 8 बजे जैसे ही परीक्षा का रिजल्ट जारी होता है, क्योंकि गांव था, गरीब लोग थे, इंटरनेट की सुविधा थी नहीं, एक रिश्तेदार का फोन रघु के पास आता है और वो कहता है कि बधाई हो, आपकी बिटिया ने यूपीएससी में टॉप किया है। अब उनके सपनों को 4 चांद लग चुके थे। बिटिया डायरेक्ट डीएम बन चुकी थी और जब वो सफल हो जाती है, उसका प्रशिक्षण पूरा होता है, तो उसे मनीषा को वही जिला अलॉट होता है जहां से वो लड़के वाले उस लड़की को यानी मनीषा को देखने आए थे, जिन्होंने उसके पिताजी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। अब जब वो उस जिले में कार्यभार ग्रहण करती है तो उसे खुद नहीं पता था कि वो उसी जिले में अधिकारी बनकर आई है और वो भी सबसे बड़ी अधिकारी बनकर आई है जिस जिले में उसकी शादी तय होनी थी। कुछ दिन बाद ही मनीषा अपने कार्यालय में बैठकर काम काज निपटा रही थी, कागज पत्रों पर हस्ताक्षर कर रही थी, तो वो देखती है एक बाप और एक बेटा उसके कार्यालय में सीधा चले आ रहे हैं बिना पूछे। मनीषा खड़ी होती है, नमस्कार करती है। जब वो लड़का और उसके पिता मनीषा को देखते हैं तो कहते हैं तुम, तो वो कहती है पहचान में आ गई मैं, तो वो लोग कहते हैं हाँ। कहते हैं कैसे पहचाना, तो वो दोनों झेप जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि आप इस जिले की डीएम हो। कहती है नहीं, मैं इस जिले की डीएम बाद में हूं, पहले मैं वो लेडीज हूं, पहले मैं वो महिला हूं, पहले वो लड़की हूं जिसके बाप को गरीबी के चलते आपने भरे समाज में 4 लोगों के बीच शादी ना करने के लिए बेइज्जत किया था। और मैं वही आईएएस अफसर हूं जिसे आप लोगों ने मेरे द्वार पर मेरे पिताजी को कहा था कि ऐसे गरीब लोग यूपीएससी थोड़ी क्वालिफाई कर पाते हैं, ऐसे गरीब लोग थोड़ी ही परीक्षा को पास कर पाते हैं, ये कोई हेलुआ परीक्षा नहीं है, बहुत कठिन परीक्षा है।
लेकिन आप लोगों ने उस दिन मेरी आंख कान सब कुछ खोल दिया और मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, दृढ़ निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो मैं शादी करूंगी तो डीएम बनने के बाद ही करूंगी, या कोई बड़ा पद या कोई बड़ा अधिकारी बनने के बाद ही करूंगी। शायद आप लोगों ने उस दिन मेरे गरीब पिता की इतनी बेइज्जती ना की होती तो आज मैं यहाँ की आपके जिले की डीएम ना होती। फिलहाल आपको क्या सहायता चाहिए, वो लोग अपना पूरा प्रकरण बताते हैं, लेकिन वो बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या से उनका पूरा कागज लेती है। जैसे एक अधिकारी होता है वैसे ही उनकी समस्या का समाधान करती है। दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है, एक वास्तविकता है, एक हकीकत है। जब आदमी किन्हीं विषम परिस्थितियों में किसी मजबूरी में रहता है तो लोग उसका उपहास उड़ाते हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्ति कभी बलवान नहीं होता है, बलवान होता है तो उसका समय। दोस्तों, फिलहाल आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, आप अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने कुछ जानने वालों, दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।